हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा कि आपका यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपका सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये जो प्रैक्टिस सेट आपका सेकेंड पेपर है, ठीक है। और सेकेंड पेपर ख़त्म होते ही हम आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे, या 102 दिन में फर्स्ट पेपर को भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को हम बताते हैं, जो यहाँ पर पुराने बच्चे उन्हें पता होगा और जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि आप जब भी प्रैक्टिस सेट करने बैठा करिए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, उस पर नंबरिंग क्या करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 से हम करवा रहे हैं तो 16, 17, 18 इस तरीके से करके आप 30 क्वेश्चन तक किया करिए। उसके बाद क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आंसर आप दिया करिए और अपने 16 नंबर पर अपना आंसर लिखिए। और अगर आपका आंसर सही होता है मेरे बताने के बाद तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाद में आप लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर सही किया है और कितना नंबर का आपने गलत किया है। लगभग आप 12 से 13 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा, समावेशी होता क्या है, जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। ऑप्शन ए है कि बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान। ऑप्शन बी है योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण। ऑप्शन सी है कि बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण। और आपका चौथा हो जाएगा पाठ्यपुस्तकी अनुभव व शिक्षा शास्त्री में लचीलापन। तो यहाँ पर आपको देखिए निगेटिव और पॉजिटिव जिन बच्चों को पता होगा, जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। देखिए बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा में ये पहले हम आपको बता दें समावेशी शिक्षा होता क्या है। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी तरह का बच्चा हो या किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, वंचित पृष्ठभूमि से आता हो, चाहे तो बच्चे को सुनाई न देता हो, चाहे बच्चा चल नहीं पाता हो, मतलब किसी भी तरीके का बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, उससे हम क्या करेंगे, एक साथ शिक्षा देंगे। एक ही छत के नीचे एक ही साथ हम क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे मतलब सामान्य बच्चों के साथ उसे शिक्षा देंगे। वही हमारा क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का बच्चा, मतलब कि आपके साथ कोई भी बच्चा हो, सारे बच्चे आप एक साथ में पढ़ेंगे, वही हमारा समावेशी शिक्षा होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान होता है, सही है। योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण, हमने आपको कहा है जहां पर आपका लेबलिंग आ जाए उसे तुरंत कट करिए, वहां पर क्या जाता है, आपका निगेटिव पॉइंट आ जाता है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव वाला ही सही होगा। तीसरा आपका क्या है कि बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, फिर से यहाँ आपका आ गया, देखिए लेबलिंग आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, पृथकीकरण मतलब अलग करना, अलग कर रहे हैं बच्चों को और उसका लेबलिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा दोनों गलत हो जाएगा। अब जहाँ लचीलापन आता है हम आपको बताते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो लचीलापन आपको यहाँ दिख गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। 1 और 4 क्या है यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया है कि छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, उनके अलग अलग समूह में वो बातचीत कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है बहस और चर्चा को प्रोत्साहित। बी है अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन। सी है कि एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन। डी है आपका व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, एक समान पाठ्यक्रम, कभी भी हम आपका जो पाठ्यक्रम होगा कभी भी एक समान हम यूज नहीं करेंगे, उसे हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, मानकीकृत मूल्यांकन कभी नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया। जैसा हम आपको हमेशा कहते हैं कि अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आता है तो हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, सीधा आपको बताकर और उसका उत्तर बता देते हैं। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है कि पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तक के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, वह उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो सही बात है, जो पठन वैकल्प से बच्चे जूझ रहे हैं उनको सुगम तरीके से आपको सिखाना है। पुस्तक के अलावा आपको अलग अलग तरीके से उन्हें सिखाना पड़ता है
और जो लिखित परीक्षा होता है उन्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा आप समय भी दे दीजिए ताकि बच्चे सही से लिख पाएँ। उन्हें बहुत ऐसा नहीं कि उन्हें जल्दी जल्दी करके उनसे 5 मिनट पहले ही कॉपी पेन ले लें, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तर्क इनका क्या है कि पठन वैकल्प की चुनौती वाले चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो सही है, इनका तर्क भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और कथन ए जो है कथन आर जो है वो कथन ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो चलिए उत्तर इसका हम देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, जो आपका पठन वैकल्प देता है, हम आपको हमेशा कहते हैं कि पठन वैकल्प की जो इंग्लिश है उसको भी याद रखिएगा, हिंदी दोनों, क्योंकि कभी कभी आपके हिंदी में भी पठन वैकल्प में आपको डिसलेक्सिया दे देगा, ठीक है। तो आपको डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, ये जितने भी आपके विकार हैं इसके बारे में आपको सारा जानकारी आपको रखना है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होता है या फिर जैसे ही खत्म होता है या फिर बीच में टाइम मिलता है तो इसके ऊपर मैं एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगी कि डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसफेजिया क्या होता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 19 आपका है कि कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा, ठीक है। जो विजन होते हैं स्टूडेंट इन विजन में, तो ऑप्शन ए आपका क्या है? ऑप्शन ए है कि हेडफोन, बी है चित्र आधारित वर्कशीट, सी है पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, डी है आपका श्रवण में मदद करने का उपकरण। बच्चा क्या है? दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित है, मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इसमें से कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे जिससे उसको पढ़ने वढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। देखिए, जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि आपकी आती है। जो बच्चा क्या करता है, टच करके चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। तो पढ़ने लिखने के लिए उनके हम क्या करेंगे, वो जो आपकी ब्रेल प्रणाली आती है उसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आपको बताया गया है बच्चा जब दृष्टिबाधित होता है तो ब्रेल प्रणाली जो आती है तो उसको क्या करता है, वो टच करके चीज़ों को सही से कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जैसे बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसकी सहायता के लिए कुछ तकनीकी हैं जो इस तरीके की हैं, जैसे जियो बोर्ड हो गया, ठीक है, टेलर का अबेकस हो गया। इसमें से क्वेश्चन पूछता है आपको तो इसमें से कोई भी दे सकता है। जैसे वहाँ पे उसने आपका ब्रेल लिपि दे दिया तो ये जो 5 हम बता रहे हैं इसमें से कोई भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपको इसमें से कोई आएगा तो टिक कर लीजिएगा। तीसरा जैसे त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट हो गया आपका। ऐसी किताबें व बोर्ड जिन्हें छुआ या महसूस किया जा सकता है, ये हो गया आपका। स्पर्शनीय सामग्री व उपकरणों का अधिकतम उपयोग। जब बच्चा दृष्टिबाधित होगा तो ज़्यादा उसको क्या करेंगे, हम स्पर्श वाली चीज़ों को उन्हें क्या करेंगे, दिखाएंगे और उनके उस तरीके से उन्हें चीज़ों को सिखाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? ऑप्शन 1 है जिज्ञासा, 2 है स्वतंत्रता, 3 है आपका अनुकूलनशीलता, 4 है आपका उच्च स्तर की एकाग्रता, 5 है आपका बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। तो देखिए, जब बच्चा रचनात्मकता का विशिष्ट संकेत है तो इसमें से जिज्ञासा है ही आपका, सही बात है। बच्चा इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के अंदर एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये भी सही है। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाई लेवल का क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, ये भी सही है। और नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस भी उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है उनको। तो इसमें से चारों ऑप्शन आपका क्या होगा, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता नहीं, आपका ये 5वां आप गलत कर लीजिएगा, 5वां नहीं होगा, 4 ही होगा, क्योंकि बारंबार अभ्यास हमने आपको बताया नेगेटिव चला जाता है कि बहुत बार अभ्यास करना नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही होगा। जिज्ञासा होगा, स्वतंत्रता होगा, अनुकूलनशीलता होगा, किसमें, रचनात्मकता में, ठीक है, और उच्च स्तर की उसमें एकाग्रता होगी, ये 4 होगा। लेकिन नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस किया लेकिन बार रिपीटेड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सी को सही कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 21 है, आप काउंट कर लीजिएगा, 21 है, ठीक है। अभिकथन ए में है कि प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। बिल्कुल गलत है।
आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि बस आप ही प्रश्न पूछते जाइए, बच्चा कुछ भी ना पूछे आपसे, चुपचाप बैठा रहे, आपको आप जितना कहे उतना ही बच्चा करे, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। मैं हमेशा बताती हूँ, जहाँ जैसे ही बच्चे के विपरीत आप जाने लगे, समझ जाइए वहाँ ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ हर जगह बच्चा ही राजा होगा, आप हर जगह प्रजा होंगे। मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तर्क क्या है इनका कि बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो निष्क्रिय आ गया तो ऐसे ही आपका निगेटिव आ गया, तो इसको हम गलत कर देंगे। बच्चे सक्रिय सीखते हैं। ठीक है, अगर सक्रिय आता है यहीं पे तो सही हो जाता है, यहाँ पर क्या है आपका निष्क्रिय आ गया है। तो कथन भी आपका गलत है, तर्क भी आपका गलत है। तो ऑप्शन ये दिखा देते हैं आपको, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आपका यहाँ पर, कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। देखिए फिर से अभिकथन का क्वेश्चन आ गया। हम आपको हमेशा कहते हैं अभिकथन से क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो अभिकथन वाले क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं करेंगे। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो अभिकथन ए में कहा गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी के उनकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार हमें उसके इसके फोल्डिंग को क्या करना चाहिए, उन्हें प्रयोग करना चाहिए, उन्हें प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तर्क क्या है इनका, क्योंकि। तर्क में आप हमेशा क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि का उत्तर अगर आपको मिल गया तो आपका तर्क सही होगा। ठीक है, अधिगम या सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है, अधिगम या सीखना। अधिगम का मतलब ही आपका क्या होता है, अधिगम या तो अधिगम कहिए या तो सीखना कहिए। तो अधिगम या सीखना ये क्या है, एक तरीके की क्या है, सहयोगी प्रक्रिया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। अब देखिए प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में, ठीक है, प्राथमिक पूछा है। प्राथमिक का मतलब 1 to 5 के लिए पूछ रहा है और माध्यमिक स्कूल दोनों के लिए पूछ रहा है। तो ऐसी कक्षा में अगर बच्चा असफल हो रहा है तो आप एक टीचर हैं, तो आपको किस नज़रिए से बच्चे को देखना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कि बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, बी है कि शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, सी है कि माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, डी है कि स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। अब आपको किस तरीके से देखना है इसमें, अगर बच्चा असफल हो रहा है तो देखिए अगर कोई बच्चा असफल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पहला तो क्या होता है पहले तो टीचर की गलती होती है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि प्राथमिक माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में तो यहाँ पर स्कूली तंत्र दिया है, तो टीचर भी स्कूली तंत्र में ही आ जाएगा आपका। तो स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन आपका ये इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारे स्कूल की जो शिक्षा कार्य प्रणाली है वो सही से नहीं है, इसीलिए बच्चा क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। आपको ये देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आप डाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, 24 में पूछा है आपको कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, किसमें, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। ऑप्शन ए है निष्क्रिय और व्यक्तिगत है, ऑप्शन बी है सक्रिय और व्यक्तिगत है, ऑप्शन सी है सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन डी है निष्क्रिय और सामाजिक है। अब देखिए यहाँ पर 2 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, आपको इस तरीके से देखना है। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए निष्क्रिय बिल्कुल नहीं होगा हमारा अधिगम, क्योंकि कक्षा हमारा क्या है, रचनात्मक है। रचनात्मक क्लासरूम में कभी भी हमारा जो अधिगम होगा वो निष्क्रिय नहीं होगा। तो जहाँ निष्क्रिय आता है उसको तुरंत काट दीजिए। डी में भी निष्क्रिय आ गया। अब देखिए 2 जगह सक्रिय आ गया। अब 2 जगह सक्रिय आ गया तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है, सामाजिक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सामाजिक वाले को सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। व्यक्तिगत नहीं पूछा है, सामाजिक पूछा है, तो सक्रिय और सामाजिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्यात्मक स्थिरता, बी है कलन विधि,
सी है आपका साधन लक्ष्य विश्लेषण, डी है आपका अनुक्रिया समुच्चय। तो देखिए यहाँ से जो चारों ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भरना है। भर के आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन आएगा जो यहाँ पर सटीक बैठेगा। में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं साधन लक्ष्य विश्लेषण। ठीक है, मीन्स इंड एनालिसिस जो होता है में आपको क्या होता है कि कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा यहाँ पर भी आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखिए जो कथन और रीजन वाला आपका जो क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब आपको पहले हम पढ़ेंगे, फिर आप अपना उत्तर लिख लीजिएगा, उसके बाद हम उत्तर बताएंगे। क्योंकि इसका उत्तर हम बता देते हैं तो आप लोग इसमें अपना काउंट कर लेते हैं कि 15 में से हमने 14 नंबर पा गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको 2 सेकेंड टाइम देंगे ताकि आप अपना आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मतलब कथन क्या है आपका अभिकथन, कि शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। क्या ये सही है? तर्क है कि अकादमिक अधिगम बच्चे की संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। अब बताइए इसमें से कथन और तर्क क्या सही है, क्या कौन सा किसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको उत्तर में बताना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अभिकथन देखते हैं। देखिए कहा क्या गया है कि शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम बच्चे की कभी भी उपेक्षा नहीं करेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तर्क क्या है, क्योंकि अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जो आपका एकेडमिक लर्निंग होता है वो आपके स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए, अभिकथन ए और तर्कार्क दोनों क्या है आपके गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा ए एंड आर फॉल्स। अब आप अपना उत्तर लिख लिए होंगे कि आपने कितना उत्तर सही दिया है और कितना गलत दिया है। आगे देखते हैं 26 के बाद 27 है आपका कि अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए। ठीक है, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए। सुसाधित का मतलब फैसिलिटेट, कैसे करना है इसको। तो ऑप्शन ए है अर्थपूर्ण खोज द्वारा, बी है कि विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, सी आपका है कि भौतिक पुरस्कार देकर, डी है आपका कि नकारात्मक पुनर्बलन देकर। उत्तर बताइएगा क्या होगा कि अधिगम को आप किस तरीके से सुसाधित करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा कि अर्थपूर्ण खोज द्वारा। क्यों, कैसे अधिगम को इस तरीके से सुसाधित करेंगे, क्योंकि बच्चा क्या करता है, अगर वह खोज के द्वारा चीज़ों को सीखता है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है और उसके माइंड में चीज़ें क्या होती है, अच्छी तरीके से सेट हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है। देखिए ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम आपको बाद में दिखाएंगे, या तो फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए आप सभी। देखिए, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, जागरूकता और किसमें क्या है, देखिए स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ प्रक्रिया में शामिल है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या शामिल है वही आपको बताना है। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन ए आपका है कि अधिसंज्ञान, बी है समायोजन, सी है समावेशन, डी आपका है अनुबंधन। तो देखिए स्वयं का ज्ञाता होने में पूछा है, तो स्वयं का ज्ञाता मतलब अधिसंज्ञान, स्वयं का मतलब अधिसंज्ञान हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता डैश है और विद्यार्थियों को डैश तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए है स्थिर महारत उन्मुखी लक्ष्य, बी है स्थिर प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, सी है वार्षिक महारत उन्मुखी लक्ष्य और डी आपका हो जाएगा कि वार्षिक प्रदर्शनी उन्मुखी लक्ष्य। अब देखिए यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में से एक में भरना है। जैसे या तो स्थिर भरना है, महारत भरना है, जो भी भरना है, एक ऑप्शन आपको चूज करना है और यहाँ पे दोनों भरना है आपको। अब देखिए यहाँ पर तय करने के लिए दिया है, ठीक है, तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि महारत उन्मुखी तय करने के लिए, चलिए ठीक है एक बार हम कर देते हैं, लेकिन स्थिर फिक्स कहाँ भी आ जाएगा वो निगेटिव होगा, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। उसके बाद हम क्या कहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या, वार्षिक महारत उन्मुखी लक्ष्य, ठीक है, तो ये ओरिएंटेड गोल्स आपका हो जाए, इम्प्रूवल मास्टरी जो हो जाएगा, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। चलिए सी का क्या है, देखिए ओरिएंटेड गोल्स दिया आपका ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका जो प्रदर्शनी उन्मुखी होगा ये नहीं होगा। प्रदर्शनी उन्मुखी लक्ष्य को हम तय नहीं करने के, प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रदर्शनी को नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम जो का ओरिएंटेड गोल्स होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ये देख लीजिएगा आप सभी, स्थिर को हटा देंगे, फिर उसके बाद प्रदर्शनी को भी हम हटा देंगे। हमारा क्या होगा, जो ओरिएंटेड गोल होगा उसको हम ले लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सीखने के बारे में कथन पूछा गया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है आपका, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। बी है कि सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। सी है, सीखना तब प्रभावी होता है जब बच्चे छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। डी है आपका कि सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए सीखने में प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ये ऐसे ही कट गया, इन्होंने कह दिया कि भूमिका नहीं होती है। और बाहरी रूप से प्रेरित बच्चा ज़्यादा चीज़ों को नहीं सीख पाता है, जब तक वो प्रेरित रहेगा तभी सीखेगा, और 10 मिनट बाद उसको भूल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा, बच्चे को हमें हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। जब बच्चा आंतरिक अभिप्रेरणा से सीखेगा तो उसको चीज़ें क्या है कि लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, और बच्चा जल्दी सीख पाएगा, और चीज़ें उसके माइंड में क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। और सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित करना ये भी गलत है, इस तरीके से भी सिखाना क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन, बाकी 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो भी आपके बचे हुए आपके जो भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे उसको भी हम करेंगे। अभी आपके एग्जाम 7 जुलाई को होंगे, तब से हम चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक एक वीडियो आप देखते रहिए, बाद में टाइम मिलता है तो 2-2 3-3 वीडियो आपको हम देते रहेंगे, या तो हम आपको मैराथन करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। देखिए बेल आइकन क्लिक करने से क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करती हूँ अब तक पहुँच जाता है नोटिफिकेशन, और आपको पता चलता है कि वीडियो अपलोड कर दी गई है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है सारी चीज़ें, और जो नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी किया करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।